नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र आईएएस में। आज हम देखते हैं शासन व्यवस्था का एक टॉपिक सीआरपीसी की धारा 144। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। आइए दोस्तों देखते हैं। कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के कारण गुरुग्राम में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 का प्रयोग प्राय दूरसंचार सेवाओं को बंद करने और इंटरनेट शटडाउन का आदेश जारी करने के लिए किया जाता रहा है। अब देखते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। धारा 144 यह धारा भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों को एकत्रित होने पर रोक लगाने का आदेश को पारित करने का अधिकार देती है। धारा 144 मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को हिंसा या उपद्रव की स्थिति को तात्कालिक प्रावधान लागू करने का अधिकार प्रदान करती है। आगे देखते हैं। यह आदेश किसी व्यक्ति विशिष्ट या आम जनता के विरुद्ध पारित किया जा सकता है। सबसे पहले हमने अभी आपको दिखाया कि धारा 144 के प्रमुख बिंदुओं में। अब आगे हम देखते हैं धारा की विशेषताएं क्या है। यह धारा एक विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह के हथियार को रखने या उसके आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसे कृत्य के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा की जा सकती है। इस धारा के तहत जारी आदेश के मुताबिक आम जनता के आवागमन पर प्रतिबंध लग जाएगा तथा सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। इसके अलावा इस आदेश के संचालन की अवधि के दौरान किसी भी तरह की जनसभा या रैलियां आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी गैर कानूनी सभा को भंग करने से रोकना दंडनीय अपराध माना जाता है। यह धारा अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट पहुंच को अवरुद्ध करने यानी इंटरनेट शटडाउन का आदेश देने का अधिकार देती है। धारा 144 का अंतिम उद्देश्य है उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है जहां आम जनमानस के नियमित जीवन को बाधित करने संबंधी चुनौतियों मौजूद हैं। धारा 144 की अवधि, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, आइए दोस्तों देखते हैं। इस धारा के तहत जारी कोई भी आदेश सामान्यतः 2 माह से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता। हालांकि इस अवधि की समाप्ति के बाद राज्य सरकार के विवेकाधिकार के तहत आदेश की अवधि को 2 और माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु इसकी अधिकतम अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। एक बार स्थिति सामान्य हो जाने के बाद धारा 144 हटाई जा सकती है। धारा 144 और कर्फ्यू के बीच अंतर क्या होता है। बहुत लोग देखते हैं कि कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र में 144 है, धारा 144 है, लेकिन लोग दोनों को एक साथ मिला देते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं धारा 144 और कर्फ्यू के बीच क्या अंतर होते हैं। धारा 144 संबंधित क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाती है, जबकि कर्फ्यू के तहत लोगों को एक विशेष अवधि के दौरान घर के अंदर रहने के निर्देश दिए जाते हैं। सरकार यातायात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा देती है। बाजार, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय कर्फ्यू के तहत बंद रहते हैं और केवल आवश्यक सेवाओं को पूर्व सूचना पर चलने की अनुमति होती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट है धारा 144 की आलोचना। प्राय आलोचक इस धारा को काफ़ी व्यापक मानते हैं और इसके क्रियान्वयन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग की आशंका का कारण इसकी आलोचना की जाती है।
इस तरह के आदेश के विरुद्ध स्वयं मजिस्ट्रेट को एक संशोधन आवेदन दिए जाने से अधिक कुछ नहीं किया जा सकता है। इस कानून के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इसलिए भी इस कानून की आलोचना की जाती है। यद्यपि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जाने का विकल्प सदैव रहता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, धारा 144 पर न्यायालय की क्या राय है। अब उसकी राय देखते हैं न्यायालय की। वर्ष 1967 में राम मनोहर लोहिया मामले में इस कानून को पुनः न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया और इस कानून के पक्ष में कहा कि कोई भी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता यदि उस देश के किसी वर्ग के लोगों को आसानी से लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने दिया जाए। और एक अन्य हालिया निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस धारा का प्रयोग नागरिकों को शांति के एकत्रित होने के मौलिक अधिकार प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। इसे किसी भी लोकतांत्रिक अधिकार की राय या शिकायत की वैध अभिव्यक्ति को रोकने के उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या है, मीन्स आगे की राह क्या है। अब आगे करने हमें क्या चाहिए। धारा 144 आपात स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, किंतु इसके अनुचित प्रयोग इस संबंध में चिंता उत्पन्न करता है। इस धारा को लागू करने से पूर्व मजिस्ट्रेट को जांच करनी चाहिए और मामले की तात्कालिकता को दर्ज करना चाहिए। आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए विधायिका द्वारा परिपूर्ण शक्तियों के अनुदान और मौलिक अधिकारों के तहत नागरिकों को दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अन्य प्रकार की स्वतंत्रताओं की रक्षा करने की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जाना महत्वपूर्ण है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।